morning. Today I am going to teach subject science biology chapter 6 tissues. Now all you have open your book and take out your chapter 6. देखिए अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी करी थी. अब हम लोग टिश्यूज के बारे में, टिश्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं. आपको बहुत छोटी क्लासेस से टिश्यूज के बारे में पढ़ा था. इसके पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं. देखिए जो बहुत ही टाइनी छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में मिलकर सेल बनाते हैं और बहुत सारी जो सेल होती हैं वो मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं, है ना. आप सब लोग ये अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, है ना. छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो कि सेल बनती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टिश्यूज. टिश्यूज, व्हाट इज टिश्यूज? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड टुगेदर एंड और वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. देखिए बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप्स होता है, ये आपस ये जो होते हैं स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक साथ मिल करके कुछ स्पेसिफिक वर्क, एक साथ मिल करके कुछ स्पेसिफिक वर्क जो है ये परफॉर्म करते हैं, ये टिश्यूज होते हैं, इनको टिश्यूज कहते हैं. देखिए जैसे कि क्या है कि हार्ट वगैरह में वैसे हम लोग देखेंगे तो सेल होगा, लेकिन जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल होंगे, जब बहुत सारे जो सेल होंगे वो आपस में जब हम लोग अगर आप देखते हो इंटरनल रूप से तो बहुत सारी सेल्स आपस में मिल करके कुछ वर्क करती है, एक साथ परफॉर्म करती है, इसे टिश्यूज कहते हैं. अब ये टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया टू पार्ट में. प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं, एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं. तो पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. तो प्लांट टिश्यूज को देखिए डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए ग्रोथ के लिए. नाउ परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, ओके, जब जहां पर ग्रोथ कंप्लीटेड वहां पर परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं. ओके, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपाइकल टिश्यूज जो होता है ये ग्रोइंग ऑन एपेक्स, ये टॉप पर, प्लांट के टॉप पर ये ग्रो करता है, ठीक है. इसी तरह से देखिए परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. अच्छा, सिंपल टिश्यूज जो होते हैं ये ओनली सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं. सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो 2 और मोर सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेल मिलकर के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाती है. अच्छा, सिंपल टिश्यूज को भी डिवाइड किया गया पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव हम लोग एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. अच्छा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है शायद आपके बुक में नहीं है, तो आप लोग जो वीडियो मैं अभी आपको बता रही हूँ इससे आप लोग ये नोट कर सकते हैं. ये जो भी आपका प्लांट टिश्यूज का जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, अच्छे से इससे पढ़ सकते हैं. ओके चिल्ड्रन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपाइकल सबसे पहले देखिए एपाइकल कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट. ये प्लांट के स्टेम और रूट के जो टिप्स होते हैं उन पर ही प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए ये है जो, तो ये देखिए ये टॉप पर एपेक्स जिसको कहते हैं, तो ये यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं एपाइकल मेरिस्टेम. और इनका वर्क क्या होता है, इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ प्लांट. ये प्लांट की जो ये हाइट
होती है इसको ये इंक्रीज करते हैं। एपाइकल मेरिस्टेम। अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम देखिए कहां पर प्रेजेंट होता है। दीज आर फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के लेटरल साइड पर यानी कि बीच में ये ओके ये जो ये थिकनेस होती है इसमें पाए जाते हैं और ये जो प्लांट की थिकनेस होती है उसको इंक्रीज करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ प्लांट। थिकनेस को यहाँ पर गर्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो थिकनेस जो इंक्रीज होती है उसको गर्थ भी कहते हैं, GIRTH, जिसको गर्थ भी कहते हैं। तो दीज आर फाउंड द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट एंड इट इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ प्लांट, ओके, इसे गर्थ कहते हैं। तो ये तो क्या होता है लेटरल। अब आता है इंटरकैली। इंटरकैली कहां पर पाए जाते हैं? ये मोस्टली इट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। ये लीफ के बेस पर ये देखिए ये यहाँ से जो पत्ते या लीव्स निकलती हैं ये प्लांट से, तो ये यहाँ पर इंटरकैली मेरिस्टेम पाए जाते हैं और ये लीव्स की ग्रोथ करते हैं, ओके। देखिए जैसे कि एग्जांपल है बम्बू है, सुगर केन का पेड़ है, ये देखिए ये टाइप के जो प्लांट होते हैं ये जैसे ये तो हो गया आपके नोड्स, इंटरनोड्स, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं ये नोड्स। अब ये जो बीच में ये आपका स्पेस हो गया इसको कहते हैं एंटी नोड्स। क्या कहते हैं? एंटी नोड्स कहते हैं। तो ये बीच का जो पार्ट होता है मतलब कि ये इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ ऑर्गेन्स। ये कोई भी ऑर्गेन्स की हाइट को बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जैसे नोड्स हैं तो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है इनकी वजह से ये इंक्रीज करता है। ये बीच का जो स्पेस की जो हाइट है वो इंटरकैली मेरिस्टेम की वजह से इंक्रीज करता है। आया समझ में आपको? तो एपाइकल मेरिस्टेम क्या करता है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एट द टिप ऑफ द प्लांट, एट द टिप ऑफ द स्टेम और रूट इन द प्लांट। प्लांट में स्टेम और रूट के टॉप पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से लेटरल जो होता है, लेटरल दीज आर फाउंड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है और ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ प्लांट। प्लांट की थिकनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको गर्थ भी कहते हैं। इसी तरह से इंटरकैली कहां पर? लीव्स या इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट होता है एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन। किसी भी एक ऑर्गन्स की लेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हेलो चिल्ड्रन, देखिए अगर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अगर हम लोग उसको डिफाइन करके लिखेंगे उसकी डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे कि these tissues have ability to divide themselves thereby and providing growth to the plant। मतलब कि इनमें एबिलिटी होती है, डिवाइड होने की क्षमता होती है ये जो टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स में, और ये प्लांट को ग्रोथ भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो हो गए आपकी डेफिनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टिश्यूज के बारे में। सिंपल टिश्यूज अभी आपको मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि सिंपल टिश्यूज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि विल स्टडी अबाउट पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा ये देखिए, पेरेन्काइमा का ये जो है ये ट्रांसफर सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पेरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं ये these cells have intracellular spaces। ये देखिए इनमें पहली बात वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है, और वैक्यूल पाया जाता है। न्यूक्लियस लार्जर है साइज का, न्यूक्लियस बड़ा होता है साइज में, और ये देखिए इनके बीच में ये इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। ये इंट्रासेलुलर स्पेस जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं पेरेन्काइमा में। एंड दीज आर, ये कहां पर पाए जाते हैं? एंड दीज आर फाउंड इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, in or they are also found in xylem and
एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में, पिग में, एक्सेट्रा जगह ये पाए जाते हैं। और सबसे पहले एक बात देखिए आप लोग कि पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा दोनों प्लांट को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो स्टैंड रहता है। वो इन टिश्यूज की वजह से प्लांट स्टैंड रहता है। ये प्लांट को क्या देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। एंड पेरेन्काइमा देखो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें एरेन्काइमा पाई जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो पानी में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। और क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा मींस जिन टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्लोरेन्काइमा से कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा देखिए द सेल्स स्टोर फूड मटेरियल्स, इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है। जैसे कि देखिए स्टार्च इन द पेरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर। देखिए जो पोटैटो जो ट्यूबर होता है उसकी कॉर्टेक्स में, पेरेन्काइमा में फूड जो है वो स्टोर रहता है, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। एंड पेरेन्काइमा ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। द सेल्स स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सच एज गम है, रेजिन है, क्रिस्टल एक्सेट्रा। ये जो सेल्स होती हैं इनमें स्टोर रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि कुछ उत्सर्जी जो तत्व होते हैं वो उनमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग रेजिन है और गोंद है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट के लिए क्या होता है, ये प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि इनमें स्टोर रहता है। नाउ नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा सेल्स पहली बार से कैसी होती है, ओवल शेप होती है और पॉलीगोनल होती है। ये देखिए ये है कॉलेनकाइमा। एंड अच्छा, पेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा दे आर लिविंग सेल। ये कैसे सेल है, जीवित कोशिकाओं में ये टिश्यूज पाए जाते हैं। अच्छा, और इनके जो कॉलेनकाइमा होती है, इनके सेल्स जो होती है ये क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ये क्लोजली आपस में बहुत पास पाई जाती है। इनके बीच में इंट्रासेलुलर एब्सेंट या तो एब्सेंट होता है या बहुत कम पाया जाता है, लेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ये सेल जो है वो आपस में क्लोजली पैक्ड होती है, हेंस, ठीक है, क्योंकि इंट्रासेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, ठीक। अच्छा, कॉलेनकाइमा भी क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी भी ये देता है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाता है ये प्लांट की। और व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अगर इसमें क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता है तो ये भी फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, ठीक है। कॉलेनकाइमा अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दे हैव डेड सेल्स, इनके पास डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, देखिए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इसलिए इनकी सेल जो है वो आपस में क्लोजली पैक्ड होती है, इसलिए ये बहुत ही हार्ड होते हैं, यानी कि प्लांट्स को ये हार्डनेस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये प्लांट को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से तनाव से दूर करते हैं। एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, दृढ़ता प्रदान करते हैं प्लांट को। ये तो हो गया आपका स्क्लेरेनकाइमा, आप लोगों को समझ में आ गया, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। ओके चिल्ड्रन, नाउ ओके चिल्ड्रन, बाय। I will describe next topic in my next video. Good morning, students of class 9. Today, in science, we will discuss about chapter atoms and molecules, and topic is molecular mass and mole concept. Molecular mass क्या होता है? What is molecular mass? The molecular mass of a substance is equal to the sum of atomic mass of all the atoms present in one molecular substance. यानी एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम जो होगा वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास।
अब एटॉमिक मास क्या चीज होती है, यहाँ पे बात करेंगे एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास। तो आपको एटॉमिक नंबर मालूम होगा, एटॉमिक नंबर 20 तक लर्न करके कहा गया था। जैसे एटॉमिक नंबर हम बात करें, हाइड्रोजन की तो 1 होती है, हीलियम की 2 होती है, तो 2 का जो मास होगा हमारा, मास नंबर का डबल कर देंगे, तो मास नंबर हमारा होगा वो नंबर का डबल होगा। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो मास नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर नीचे की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मास नंबर होता है, और नंबर में मास नंबर निकालने के लिए नंबर को डबल से 1 प्लस कर देंगे, यानी 3 × 6 और 1 7 हो जाएगा। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक मास बिल्कुल डिफरेंट आता है, जैसे क्लोरीन का होता है 35.5। तो इस प्रकार से एटॉमिक नंबर डबल करने से हमारा एटॉमिक मास आता है। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबको सम करना है, मासेस को सम करना है। एग्जांपल के लिए जैसे हमको HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिसको इस टाइप से लिखेंगे, तो मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास नंबर ऑफ क्लोरीन। मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन में 1.08 होता है मास नंबर, जिसको 1 ही दे देते हैं। क्लोरीन का होगा 35.5, प्लस करेंगे हो जाएगा 36.5। इस प्रकार से जितने भी इसमें एटम प्रेजेंट हैं वो सबके मास का जो सम होगा वो हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट में मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें NaOH का, तो Na का मास लेंगे, ऑक्सीजन का लेंगे और हाइड्रोजन का लेंगे। सोडियम का 23 हो जाएगा मास नंबर, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 का 11 और नंबर है 22 + 1 23, ऑक्सीजन 8 का 16, हाइड्रोजन 1। ऐड करेंगे 23, 16 और 1 को, टोटल आ जाएगा 40। इसी प्रकार से अगर हम H2SO4 को लेंगे, इसका मास निकालेंगे, तो जितने एटम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2H तो 2H ले लेंगे, सल्फर का 1 है तो 1H ले लेंगे, ऑक्सीजन की 4 है तो 4 ले लेंगे, तो 2 × 1 हो जाएगा। सल्फर 16 का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 × 1 = 2 + 32 + 64। ऐड करेंगे 2 × 4 और 4 8, 3 6 9 98 हो जाएगा। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास की प्रैक्टिस करें तो ये टॉपिक जो है आप अगर में कंबाइंड काम करें। उसके बाद हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या होता है। इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को नाप तौल के लिए हम जब मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है। जैसे हम मार्केट से अगर केले खरीदेंगे तो हम दर्जन में खरीदेंगे, और अगर हम मार्केट में जाकर के दूध लेंगे तो लीटर में आएगा। अगर हम मार्केट से आलू खरीदेंगे तो किलो में आएगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसके लिए हम मोल का यूज करते हैं। 1 मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास ले सकते हैं। अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। जैसे हम सोडियम की बात करें
सोडियम का लेवल 23, इसका एटॉमिक मास 23 है। अगर पूछा जाए सोडियम का 1 मोल किसके बराबर होगा, तो सोडियम का 1 मोल होगा 23 जूल के बराबर होगा। 1 मोल सोडियम जो होगा वो 23 ग्राम इक्वल होगा, क्योंकि जो एटॉमिक मास होगा वही इसका 1 मोल होगा। ये एटॉमिक नंबर होता है, नीचे जो लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास, जिसे मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर एक ही चीज है। अगर इसी तरह कोई मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी 1 मोल ही होगा। 1 मोल सोडियम का जो वेट होगा वो कितने ग्राम होगा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, यानी उसका एटॉमिक मास इक्वल टू होगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मीन्स 23 ग्राम। इस प्रकार से अब इसका अपोजिट ले लें हम। अगर हमको ग्राम में दिया हो और मोल पूछ दिया जाए कि कितने होंगे, 69 ग्राम सोडियम कितने मोल के बराबर होगा, हाउ मेनी मोल्स आर इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 मोल मीन्स 23 ग्राम, तो 69 में कितने मोल हो जाएंगे, तो 23 कितने बार ऐड करते हैं, 23 हम 3 बार ऐड कर दें तो 3 3 6 और 3 9 69 हो जाएगा, यानी कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। यानी 69 ग्राम सोडियम में 3 मोल ऑफ सोडियम होंगे, यानी 3 एटम प्रेजेंट होंगे सोडियम के वहां पर। तो मोल को हम डायरेक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोल इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर हम वेट इन ग्राम में मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दें तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लीजिए हमको 4 ग्राम दिया हुआ है सोडियम, हाइड्रोजन मान लीजिए 4 ग्राम दिया है, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, यानी कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मान लीजिए आपको निकालने हैं ट्वेंटी 21 ग्राम लिथियम में कितने मोल होंगे, हाउ मनी मोल्स, मोल प्रेजेंट इन 21 ग्राम लिथियम। तो मोल का फॉर्मूला लगा लीजिए, मोल इक्वल टू 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम 21, लिथियम का मॉलिक्यूलर मास 7 हो जाएगा, 7 3 21, 3 मोल हो जाएगा। इस प्रकार से मोल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, और 1 मोल हमारा किस किस के ऊपर होगा, 1 मोल इक्वल हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, वन मोल इक्वल टू हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वन मोल इक्वल टू हो जाएगा
22.4 लीटर की वैल्यू में हो जाएगा। और नंबर्स में बात करेंगे तो मोल इक्वल टू हो जाएगा 6.023 into 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। इस पर सारे केमिकल बेस्ड है। सबसे पहले मोल निकालेंगे। अगर मोल को वैल्यू में चेंज करना है तो 22.4 पर लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम पे इन एटम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर का एटम आ जाएगा। इसी के आगे है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमको आयंस बंद करने पड़ेंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। जैसे आपको फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के आयन को प्लस वन होता है नीचे कर देंगे, क्लोराइड के आयन को माइनस में नीचे कर देंगे। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na पर 1 हो जाएगी पावर, Cl पे 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा NaCl। इस प्रकार से हम फॉर्मूले को मेक करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो Mg जो होता है हमारा +2 होता है और क्लोराइड 1 हो जाएगा। 1 को इधर ले लेंगे, 2 को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा Mg1Cl2। इस प्रकार से ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। इस प्रकार से केमिकल फॉर्मूले हमें मेक करने हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन किस टाइप से जाएगा आपके केमिकल फॉर्मूले में कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हमारे पास M है और उसकी क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। एलिमेंट हमारा टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब इसकी वैलेंसी 4 होगी और उसकी क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ट्रांसफर कर देंगे इसको इधर, ये MgN4 हो जाएगा। अगर इसी के ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो ये 2 हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा M2O2। इधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे, यानी M अगर टेट्रावैलेंट बोलेगा तो 4 उसकी वैलेंसी होगी, ट्राइवैलेंट बोलेगा तो 3, डाइवैलेंट बोलेगा तो 2, पेंटा बोलेगा तो 5। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को मेक करेंगे। तो एटम और मॉलिक्यूल्स में आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोल्स, केमिकल फॉर्मूले को पता चलिए। आज के टॉपिक नहीं, धन्यवाद, थैंक यू।